चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत को कोहलबर्ग ने 1958 में दिया हुआ है। ठीक है। निवासी कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। इनके सिद्धांत को हम नैतिक विकास का सिद्धांत, इंग्लिश में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। इनकी एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। ये बुक याद रखेंगे। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है किसके द्वारा दी गई है? तो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। ठीक है। यह जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत पर बेस्ड है? तो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पर बेस्ड है। यानी कि पियाजे ने नैतिक विकास की सबसे पहली क्या दी थी? परिभाषा दी थी, और उसी के सिद्धांत पर क्या है ये, यानी कि नियम पर बेस्ड है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके दो की पॉइंट्स है जिसके आधार पर यह सिद्धांत बना हुआ है। एक है नैतिक दुविधा, जिसे हम मॉरल डिलेमा कहते हैं, और एक है नैतिक तर्कणा, जिसे हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। जो कोहलबर्ग है वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो नैतिक व्यवहार तब करता है जब उसमें नैतिक दुविधा, यानी कि कोई निर्णय लेने की समस्याएं आती है ना। तो देखिए, नैतिक दुविधा क्या होता है? जो मॉरल डिलेमा है, मॉरल डिलेमा समस्या समाधान के समय सही और गलत का निर्णय न ले पाना ही क्या होता है? मॉरल डिलेमा होता है। यानी कि कोई बच्चा है और वो एक समस्या का समाधान कर रहा है। मान लो कि कोई बच्चा है, वो एक समस्या का समाधान कर पा रहा है, और इसमें दो पक्ष है, एक है पॉजिटिव पक्ष है और एक निगेटिव पक्ष है। अब दोनों को देख करके बच्चा क्या कर पा रहा है कि अगर मैं पॉजिटिव को चुनता हूँ तो मुझे कुछ खामियां नजर आ रही, अगर मैं निगेटिव को चुनता हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा हानिकारक है ना। तो है तो दोनों ही इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों में से क्या कर पा रहा है? दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पा रहा है ना। मतलब यहाँ पर वो समस्या में पड़ गया कि मैं किसको चुनूं, है ना, प्लस वाले को लूं या माइनस वाले को लूं। तो ये हो गया उसका क्या? मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा में आ गया है। अब यदि इसी में से किसी एक को अगर बच्चा चुन लेता है ना, दोनों में से अगर एक को बच्चा चुन लेगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका नैतिक तर्कना, यानी कि मॉरल रीजनिंग कहलाएगा। मॉरल रीजनिंग क्या होता है? समस्या समाधान के समय यही समय सही या गलत में से एक को चुनना ही क्या होता है? उसका नैतिक तर्कना होता है। देखिए, इन्होंने जो कोहलबर्ग है, इन्होंने एक एक कहानी बताई थी, किसकी? हिंज की, जिसे हाइनस भी बोलते हैं ना। तो हिंज जो है अपनी पत्नी को लेकर, मतलब उनकी पत्नी जो है वह बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। ठीक है। और उनकी केवल एक ही दवाई थी, और उस दवाई को हिंज को चाहिए था, जिससे उसकी पत्नी जो है वह बच सकती थी। लेकिन हिंज के पास उस दवाई के लिए इतने पैसे नहीं थे कि उसको दे करके वो दवाई वो खरीद सके, है ना। तो हिंज ने क्या किया था उस समय? उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो चोरी करे या तो अपनी बीवी को मरने दे, है ना। तो हिंज ने क्या किया? चोरी ना करने का निर्णय लेता है। देखिए, हिंज चोरी करे या ना करे ये दुविधा में फंस चुका है ना। अगर चोरी करता है तो जेल चला जाएगा, नहीं करता है तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ये क्या हो गई? उसकी नैतिक दुविधा हो गई। अब इसमें से कोई एक का निर्णय कर लेता है, यानी कि हिंज ने चोरी करने का निर्णय कर लिया। तो चोरी करने का अगर निर्णय कर लेता है तो वो क्या हो गई? उसकी नैतिक तर्कणा हो गई। ठीक है। चलिए, तो ये वाले हम जो नियम है, मतलब सॉरी, जो कहानी है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। अब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? की पॉइंट, मतलब कि की मूवमेंट्स के हिसाब से या की शॉर्ट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो पूरे डिटेल पे नहीं जाऊंगा। देखिए, अब हम देखते हैं जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हुए हैं। कितने स्तर दिए हुए हैं? 3 स्तर, जिसे हम लेवल्स कहते हैं। तो लेवल कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। स्टेजेस कितने दिए हैं? स्टेजेस को अवस्था या चरण बोला जाता है। तो इन्होंने 6 स्टेजेस दिए हैं, यानी कि जो स्तर दिए थे 3, उसी में 2-2 क्या दिए हुए हैं? चरण दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए क्या क्या है। तो लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट्स, तो 3 लेवल दिए थे, जिसमें से सबसे पहला है
पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लेवल दिया था उसे हम कहते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर, या इसी को देखिए बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, आप इंग्लिश में याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर दूसरा को कन्वेंशनल स्टेज, फिर तीसरा जो लेवल है उसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेवल बोलते हैं, स्टेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता क्या है कि जो बच्चा है वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है ना। यानी कि यहाँ पर जो सीखने का जो स्तर होता है, नैतिकता का जो स्तर होता है वो बाह्य होता है, जबकि जो कन्वेंशनल स्टेज है इसमें जो सीखने का जो आधार है वो क्या होता है, सामाजिक आधार होता है। और पोस्ट में क्या होता है, आंतरिक, यानी कि स्वयं के विवेक से यहाँ पर निर्णय लेता है। यानी कि 13 वर्ष का बालक जो है वह क्या करता है, स्वयं के विवेक से निर्णय लेता है। किसके अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार। ठीक है, एज याद रखेंगे। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वह 4 से 10 वर्ष तक चलता है, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक चलता है, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज लेवल जो है वह 13 वर्ष के बाद की अवस्था है। ठीक है, अब देखिए जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, नैतिकता शून्य या दूसरों के मानकों पर निर्भर होता है। बाह्य बोला गया है ना, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बड़ों को देख करके सीखता है, या फिर बड़ों के व्यवहार को देख करके अपने खुद उस वही व्यवहार करता है जो बड़े लोग करते हैं, है ना। यानी कि दूसरे के मानक पर निर्भर है। इसके 2 चरण है, एक है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ठीक है, दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अब देखिए दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होता है 4 से लेकर के 10 वर्ष का, वो दंड से बचने के लिए या तो अपनी माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर क्या करता है, नैतिकता दिखाने लगता है, ताकि उसे दंड ना मिले, है ना। यानी कि सजा और आज्ञा पर आधारित होता है। साधनात्मक सापेक्षवादी कहने का अर्थ है जैसे को तैसा। यहाँ पर देखना कि जो बच्चे होते हैं अगर स्कूल जाए रहते हैं, अगर उसका कोई पेन तोड़ देता है तो बच्चा कहता है मैं भी उसका पेन तोड़ूंगा, उसको दूसरा पेन नहीं चाहिए रहता है, उसने मेरा पेन तोड़ा है तो मैं भी उसका पेन तोड़ूंगा। यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टॉट कहते हैं ना। अब देखते हैं कन्वेंशनल लेवल का। कन्वेंशनल लेवल जो है वह दूसरों के मानकों को अपनाना और उसी अनुसार निर्णय लेना। यानी कि यहाँ पर दूसरे के मानक को अब क्या कर रहा है, बच्चा जो है वह ग्रहण करता है ना। यहाँ पर दूसरे के जैसा व्यवहार करता था, यहाँ पर क्या करेगा, दूसरे के मानक को अपने अंदर अपनाएगा कि देखिए वो नियम जो है वह सबके लिए बने हुए, है ना, अगर वो उस नियम को फॉलो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा जो है वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की अवस्था है, एक चरण है इसका। और दूसरा चरण क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। ठीक है, यानी कि समाज के अनुसार, समाज में वो क्या करना चाहता है, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है या अच्छा साबित करना चाहती है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, व्यवहार करता है। और क्या करता है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, कानून के जो नियम बने होते हैं उनके अनुसार वो चलने लगता है। ठीक है, अब आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता क्या है, यहाँ पर बच्चा जो है वह खुद के मानक से निर्णय लेना शुरू कर देता है। यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो अगर कोई नियम जो है वह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है या फिर उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, तो वो क्या करता है, खुद के विवेक से उस नियम में संशोधन कर लेता है या तोड़ देता है ना। इसके भी 2 चरण है, एक है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसे सामाजिक नियम पर जोर न की कानूनी नियम पर। यानी कि यहाँ पर क्या करता है कि जो कानून जो नियम बनाए गए हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि जो समाज के लिए उपयोगी है उस पर ध्यान देता है। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक परक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक परक सिद्धांत में क्या होता है, यह जो है वास्तविक स्तर या फिर स्व विवेक
से नैतिक निर्णय लेता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वह क्या करता है, खुद के विवेक से निर्णय लेता है, खुद एक नए नियम समाज के लिए स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये था कोहलबर्ग के 3 लेवल और 6 स्टेजेस क्या क्या है। तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता एक हो गया, साधनात्मक सापेक्षवादी दूसरे चरण में आता है। तीसरा चरण क्या होता है, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की अवस्था। चौथा चरण कहलाता है कानून एवं व्यवस्था। पांचवा में आता है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता और छठवां में आता है सार्वभौमिक नैतिक स्तर। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि पहले चरण जो है वह किससे रिलेटेड है या फिर पांचवा चरण जो है वह किससे रिलेटेड है। तो ये जो चरण है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यह सिद्धांत तो बहुत अच्छे से बना था, लेकिन एक महिला आती है जो कहती है कि यह सिद्धांत जो है वह नारीवाद की क्या करती है, उपेक्षा करती है, यानी कि पुरुष के जो पहले के जो रूढ़िवादी जो मानसिकता है उसको दर्शाती है और स्त्रियों को क्या करती है, नगण्य स्थिति में रखती है, यानी कि निचले स्थिति में रखती है। ऐसे करके इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे शब्दों में इन्होंने आलोचना की थी। लेकिन जो दो मुख्य इनकी बातें थी वो मैंने लिख दिया है। एक तो नारीवाद की उपेक्षा कहकर इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत की आलोचना की थी, और दूसरा इन्होंने कहा था कि पुरुष के नमूने पर यह सिद्धांत आधारित है। यहाँ पर नारी का जो स्थान है वो क्या है, गौड़ है, मुख्य न होकर के क्या है बोली थी, गौड़ है बोली थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, गौड़ स्थान है नारी का, ऐसा इन्होंने कहा और आलोचना कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ से आपको सीटेट में कम से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, 2, 3 या 1 है ना, मतलब यहाँ से 1 प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे, और जो ज्यादातर अभी तक के आए हुए हैं वो स्टेजेस से ही आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को। यह भी सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है ना, तो इम्पोर्टेंट तो है, हमें किसी को नहीं छोड़ना है। देखिए एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे हम साइकोसोशियल थ्योरी, इन्होंने सिद्धांत दिया है ना, क्या सिद्धांत दिया है, साइकोसोशियल मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, निवासी थे अमेरिका, जर्मनी के निवासी थे, लेकिन अमेरिका में आकर के इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, निवासी जर्मनी के थे लेकिन अमेरिका में आकर के इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत के देखिए अन्य क्या क्या नाम है, तो इसे मनोसामाजिक सिद्धांत तो कहते ही है, साइकोसोशियल थ्योरी, इसे अनन्या की खोज का सिद्धांत कहते हैं। अनन्या कहने का अर्थ है कि इसमें जो अवस्थाएं हैं, जो मनुष्य है वो अलग अलग स्टेजेस में, यानी कि बचपन अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, है ना, तो हर अवस्था में जो है वह मनुष्य अलग अलग प्रकार के संकटों से गुजरता है ना, तो वही उसकी क्या है, अनन्या की खोज है। यानी कि अपने जो भी विचार है उसको अलग अलग स्टेजेस में ये क्या करते हैं, व्यक्ति जो है वह वहां पर अपने आप को स्थापित करते हैं। कभी संकट, मतलब कि उसमें 2 प्रकार के, एक तो पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और निगेटिव पॉइंट भी होते हैं, वही क्या है, उसकी अनन्या की खोज है। इसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसको देखिए जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने 8 अवस्थाओं में इस सिद्धांत को बांटा है, इसलिए 8 अवस्था में, है ना, पूरे जीवन काल को इन्होंने क्या किया था, बांट दिया था, जिसकी वजह से इसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, पहचान के संकट का सिद्धांत। अब देखिए इसे पहचान के संकट का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि एरिक एरिक्सन ने अपने जो अवस्थाएं बताई है, 8 अवस्थाएं बताई हैं, उन 8 अवस्थाओं में एक संकट भी बताया है, जिसे क्राइसिस कहते हैं, संकट को। ठीक है, तो वो संकट बताया, इसलिए इसे पहचान के संकट का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए इसके की पॉइंट्स क्या है और इसकी अवस्था क्या है। तो देखिए की पॉइंट क्या है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 अवस्था में बांटा है, ये बात याद रखेंगे। प्रत्येक अवस्था की एक मनोसामाजिक चुनौती बताई है, जिसे संकट यानी कि क्राइसिस कहते हैं। हर अवस्था में पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष भी बताए हैं, यानी कि प्रत्येक अवस्था की इन्होंने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव 2 पक्ष होते हैं, ये कहा है। अब देखिए इनकी अवस्थाएं, तो सबसे पहला आता है विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखिए मैं इसको अवस्था से लेकर के नहीं, मैं पहले एज से लेकर के बताता हूँ, है ना। जैसे कि कोई बच्चा है, वो जन्म लिया है, मान लो
आज किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो 1 वर्ष तक आप उस बच्चे को एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो है वह अपनी माँ के अलावा किसी के पास नहीं जाता है, या तो जाता है तो अपने परिवार के पास ही जाता है ना। जैसे हो गया उसके पापा, हो गया उसके दादा, हो गया दादी, हो गया चाचा, हो गया, है ना, मतलब उसके रिलेटिव्स के पास ही जाता है। तो बच्चा क्या करता है कि देखिए, तो बच्चे में क्या हो जाता है, अगर कोई उसके रिलेशन का है तो उसके उसके प्रति उसमें ट्रस्ट रहता है, विश्वास रहता है कि मैं अपने जो चाचा है, दादा है ना, या मम्मी है, इसके पास मैं रहूंगा तो मैं अच्छे से रहूंगा, है ना। और वैसे जैसे ही उसके कोई दूसरे मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो कि घर का नहीं है, तो उसके पास वो जाना नहीं चाहता, यानी कि उसके प्रति उसका विश्वास नहीं बना है ना। तो यही क्या है, उसका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। इस अवस्था को जन्म से लेकर के 1 वर्ष में बांटा गया है, इसे शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति है वो क्या है, आशा। यानी कि देखिए, आशा कब बनेगी आप में, जब आप किसी के प्रति विश्वास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर होप है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं अच्छे से रहूंगा, यानी कि ये मेरे को अच्छा रखेगा, ऐसा बच्चा जो है वह छोटा बच्चा सोचता है, यानी कि उसको आशा रहती है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज आता है जब बच्चा जो है वह 1 से लेकर के 3 वर्ष का होता है। तो 1 से लेकर के 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, अब क्या करता है, 1 वर्ष का या 3 वर्ष के बीच का जो बच्चा रहता है वो खुद से मतलब कि कोई काम को करना चाहता है। देखना, बच्चा जो है 1 वर्ष का रहता है, आप उसको पाने जाते हैं, यानी कि उसको पकड़ने जाते हैं, तो वो क्या करता है, नहीं नहीं मैं अकेले चलूंगा, मैं अकेले इस काम को करूंगा, मैं अगर कोई वो अगर 3 गाड़ी मतलब कि 3 चक्के वाली गाड़ी चलाता है तो मैं अकेले चलाऊंगा। तो उसमें क्या होती है, स्वायत्ता रहती है, मतलब कि वो अकेले काम को करना चाहता है। अगर वो नहीं कर पाता है या आप उसको बार बार पकड़ते हैं तो उसमें चिढ़ मच जाती है, यानी कि उसको लज्जा आने लगती है, ठीक है। देखना, बच्चे जो है वह कभी कभी कोई आपके रिलेशन के कोई दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं घर में, तो बच्चा जो है वो उसको देख के शर्मा जाता है ना। तो वो क्या होता है, लज्जित हो जाता है थोड़ा सा। तो ये थी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला है किसने, एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। यहाँ पर ऑटोनॉमी वर्सेस सीम, स्वायत्ता बनाम लज्जा होती है। मनोसामाजिक शक्ति है इच्छा शक्ति, विल पावर, यानी कि मैं हर चीज कर सकता हूँ। इस यहाँ का बच्चा जो है वह क्या सोचता है कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, मेरा विल पावर है, मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है बच्चा जो है वह 3 से लेकर के 6 वर्ष का होता है। अब 3 से लेकर के जो 6 वर्ष का बच्चा है, इसमें होता है पहल बनाम दोष। देखिए, पहल बनाम दोष कहने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा जो है वह स्वयं से करना चाहता है। अगर बच्चे को देखिए, 3 वर्ष का बच्चा है, अगर हम उसको कुछ चीजें करने के लिए दे रहे हैं, अगर उसने कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा उस काम को के प्रति अपने आप को अच्छा समझता है। अगर नहीं कर पाता है तो उसमें दोष आने लगता है ना। तो इसे क्या कहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर श्वेत अवस्था कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो मनोसामाजिक शक्ति है वो उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वह किसी उद्देश्य के प्रति क्या करता है, कार्य करने लगता है, ठीक है। फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता। चौथा अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। 6 से लेकर के 12 वर्ष का बच्चा, 6 से लेकर के 12 वर्ष का बच्चा जो है वह उत्तर या मध्य बाल्यावस्था का कहलाता है ना। इंडस्ट्री वसे इन्फीरियोरिटी। तो देखिए, यहाँ पर जो मनोसामाजिक शक्ति है वो सामर्थ्यता है, कॉम्पिटेंसी। यहाँ पर बच्चा जो है वह कॉम्पीट करता है दूसरे बच्चे के साथ कि वो हर चीजें कर सकता है ना। और नए नए दोस्त भी बनाता है और क्या करने लगता है, अपना काम करने लगता है, स्वयं से करने लगता है, ठीक है। फिर आता है 5वीं अवस्था, पहचान बनाम संभ्रांति। देखिए, पहचान बनाम जो संभ्रांति है, जिसे हम आइडेंटिटी वसी कंफ्यूजन कहते हैं, यहाँ पर बच्चा जो है वह 12 से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था में है ना। तो ये एक परिवर्तन का काल है। तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर या अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है ना। जो मनोसामाजिक शक्ति है वो कर्तव्य परायण है, फिडिलिटी है, यानी कि बच्चा जो है वह खुद की पहचान बनाना चाहता है, यानी कि समाज में खुद की पहचान बनाना चाहता है। अगर वह उस पहचान को नहीं बना पाता है तो उसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अपनी पहचान नहीं बना सकता। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें बहुत सारी सोच जो है वह विकसित हो जाता है कि मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, मैं अपना खुद का कमाऊंगा, मैं खुद का खाऊंगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा।
ठीक है। अगर ऐसा कर लेता है तो बच्चे अपनी पहचान बना लेता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसमें क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, है ना। फिर आता है घनिष्ठता बनाम अलगाव। जब बच्चा जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में होता है तो क्या होता है, बच्चे को प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है किसी व्यक्ति से, है ना। तो देखिए, लड़का है तो लड़की से, लड़का हो लड़की होगा तो लड़के से, है ना। तो यहाँ पास वो क्या होता है, किसी से प्रेम करना चाहता है ना। मनोसामाजिक शक्ति क्या है, प्रेम। तो 18 वर्ष से जो प्लस का बच्चा है वो प्रेम करना चाहता है, यानी कि किसी से संबंध बनाना चाहता है, यानी कि किसी से जुड़ना चाहता है। तो अगर वो किसी से जुड़ जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि उसको लड़की ही चाहिए, लड़का भी दोस्त हो सकता है ना। यानी कि दोस्त, साथी, समूह बनाना चाहता है। अगर वो बना लेता है तो उन दोनों में क्या, उसमें क्या हो जाती है, घनिष्ठता आ जाती है, इंटीमेसी हो जाती है। अगर वो नहीं कर पाता है तो देखिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो दोस्त नहीं बना पा रहा है, अगर वो संबंध नहीं बना पा रहा है, तो उसमें अलगाव हो जाता है कि शायद मतलब मैं अलग हूँ क्या, मेरे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। मैं तो ये क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, आइसोलेशन आ जाती है उसमें। ठीक है। यह क्या है, आरंभिक वयस्कावस्था है। ठीक है। फिर आता है 35 वर्ष से अधिक, 35 से लेकर के 65 वर्ष तक, जिसे जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब बच्चे में, अब जो व्यक्ति है उसमें एक चाह आ जाती है कि वह अपनी पीढ़ी बनाए, है ना। यानी कि अब उसमें क्या है, देखभाल जैसी भावना का विकास होने लगता है। मध्य वयस्कावस्था में बालक आ जाता है और वो क्या चाहता है कि अब वो जनरेशन पैदा करना चाहता है, यानी कि अब मेरा जो कर्तव्य है वो मैं शादी करूंगा, अपने बच्चे पैदा करूंगा। तो यानी कि जननात्मकता का भाव आ जाता है। अगर ऐसा कर पाता है तो वो जननात्मकता कहलाता है। अगर नहीं कर पाता है तो उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। ठीक है। फिर जब 65 वर्ष का वही बच्चा हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो 65 वर्ष से अधिक होने लगता है, तब वो सोचने लगता है, मतलब कि अब तो वो परिपक्व हो गया है ना। तो मनोसामाजिक शक्ति क्या हो गई, मेच्योरेशन हो गई, यानी कि वो परिपक्व हो गया है। तो परिपक्व हो गया है यानी कि प्रौढ़ावस्था में आ गया है। अब परिपक्व अवस्था में क्या करने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैंने जीवन में क्या किया है, मैंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। अगर वो अच्छा काम किया रहता है, अपनी एनालिसिस करता है अच्छे कामों को, अगर उसमें से अच्छा काम ज़्यादा निकलता है तो उसमें क्या होती है, संपूर्णता आने लगती है कि हाँ, कुछ तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है, बुरे बुरे काम किए हैं, तो उसमें निराशा आ जाती है, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, काश मैं ऐसा कर लेता। तो उसमें क्या हो जाती है, निराशा आने लगती है, डिस्पेयर होने लगता है वो व्यक्ति। ठीक है। तो ये था इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत और उसकी 8 अवस्थाएं। देखिए, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जो है वह अवस्था से ही बनता है, या फिर सिद्धांत पूछ लिया जाता है कि यह सिद्धांत जो है वह किसने दिया था। तो आपको सीधा सीधा ये अवस्था जो है वह याद करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है। विश्वास बनाम अविश्वास 1 वर्ष तक चलता है। फिर 1 से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चा जो है वह स्वतंत्र रहना चाहता है या फिर लज्जित हो जाता है। फिर पहल बनाम दोष 3 वर्ष का, देखिए 3 वर्ष में पहल करने लगता है बच्चा, 6 वर्ष में क्या होता है, परिश्रम करने लगता है। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं ना, ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही 2-3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, आज का ये हमारा इतना ही है। अगले की वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 को पढ़ने वाले हैं, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कम आपको 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं ना। एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, और क्या है, आरटी 2009 है। तो ये 4 हम और पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।